नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। यूपी टेट जो 2026 का एग्जाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए जो पेपर 2 है सोशल स्टडीज का, उसके ये प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं। तो पिछली क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके थे, आज हम कुछ और नए क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। प्रश्न आपके सामने है, एक बार पढ़ लें इसको। प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, पढ़ लीजिए इसको एक बार। Which of the following was the immediate cause of the revolt of 1857? 1857 की जो क्रांति है उसका 1857 की क्रांति है उसका कारण क्या है, मेन कारण क्या है? चार ऑप्शन दिए हैं, तात्कालिक कारण पूछा है। चार ऑप्शन दिए हैं, तात्कालिक कारण पूछा है, ध्यान से बताइएगा। चार ऑप्शन दिए हैं, तात्कालिक कारण पूछा है। तो देखो, ऑप्शन दिए हैं एनफील्ड राइफलों में बसा लगे कारतूसों का उपयोग, यानी कि जो ग्रीज्ड कार्टेज हैं, ग्रीज्ड कार्टेज एनफील्ड राइफल में उनका इस्तेमाल करने का दबाव बनाना ब्रिटिशर्स के द्वारा भारतीय सिपाहियों पर। दूसरा है डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स। तीसरा है एनेक्सेशन ऑफ अवध। और चौथा है हाई लैंड रेवेन्यू। अब देखो भाई, 1857 की जो क्रांति हुई, ध्यान से समझेंगे। 1857 की जो क्रांति हुई है, एक तो उसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, या नॉट अ सिंगल रीजन, कोई एक कारण नहीं है 1857 की क्रांति के पीछे। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो कि लॉन्ग टर्म रीजंस हैं, लॉन्ग टर्म कॉजेस हैं, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स की कुछ पॉलिसीज ऐसी रही हैं जिनकी वजह से लोग परेशान रहे हैं कई सालों तक, कई दशकों तक परेशान रहे हैं। इसमें किसान अपना परेशान है, सिपाही भी परेशान है, राजा महाराजा भी परेशान है। देखो, यहाँ मैं बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ। तो 1857 की क्रांति का टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1857 की जो क्रांति है उसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, सबसे पहले तो ये चीज याद रखना है। अब अगर हम 1857 की क्रांति के कारण की बात करते हैं तो दो प्रकार से हम कारणों को डिस्कस करते हैं। एक है तात्कालिक कारण, एक कारण है तात्कालिक कारण यानी कि इमीडिएट कॉज, और दूसरे हैं लॉन्ग टर्म कॉज। लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय से चले आ रहे कारण। तो यहां पे क्या था, जो अंग्रेज हैं, जो अंग्रेज हैं ब्रिटिशर्स, उन्होंने एक एनफील्ड नाम की राइफल लॉन्च की थी अपनी सिपाहियों में, बटालियन में, सेना में। एनफील्ड नाम की एक राइफल, बंदूक लॉन्च की थी। अब ये जो एनफील्ड नाम की बंदूक है जिसे सिपाहियों को इस्तेमाल करना है, इस एनफील्ड नाम की राइफल में जो कारतूस लगाए जाते थे, कारतूस, गोली जो लगाई जाती थी, ऐसे कहा गया कि ये कारतूस गाय और सूअर की चर्बी से बने हैं, यानी कि इन कारतूसों को बनाने में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। तो अब इस चीज को लेकर लोग भड़क जाते हैं, क्योंकि सभी हिंदू मुस्लिम किसी भी धर्म का हो, सबका धार्मिक जो सेंटीमेंट है, धार्मिक भावना है, उसको ठेस पहुंचती है और सिपाही इनकार करते हैं इस बंदूक को चलाने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हमने ये बंदूक चलाई तो कारतूस को मुंह से छीलना पड़ेगा, इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो वो डिनाई करते हैं। हालांकि अंग्रेज बाद में कानून बना देते हैं कि जो जिसको कहा जाएगा वो उसको ये बंदूक फॉलो करनी पड़ेगी, चलाना पड़ेगा। तो अब क्या होता है, जैसे ही सिपाही मना करते हैं और बगावत करने लगते हैं सिपाही कि हम नहीं चलाएंगे, तो इसलिए जो तात्कालिक कारण है वो यही है। तात्कालिक कारण क्या है, एनफील्ड राइफल में चर्बी से बने कारतूस, चर्बी का इस्तेमाल करके बनाए गए कारतूसों का इस्तेमाल, वही लिखा है, एनफील्ड राइफलों में चर्बी से लगे कारतूसों का उपयोग।
ये तात्कालिक कारण हो गया 1857 की क्रांति का, क्योंकि भारतीय लोगों ने विद्रोह किया अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ। समझ गए? अब लॉन्ग टर्म रीजन में बहुत सारे रीजन आते हैं। लॉन्ग टर्म रीजन में बहुत सारे रीजन्स आते हैं, जैसे राजा। जो राजा हुआ करते थे वो परेशान थे, क्यों? क्योंकि वहां पे सहायक संधि थी, एक ब्रिटिशर्स के द्वारा एक सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि शुरू की गई थी, जिसमें ब्रिटिशर्स अपनी सेना देते थे राजाओं को और उसके बदले में चार्ज लेते थे। सहायक संधि जिससे उनकी खुफिया जानकारी अंग्रेजों तक पहुंचने लगी थी। और दूसरा है क्या? डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स। इसका क्या मतलब है? डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स का क्या मतलब है भाई? यानी कि ये जो दिया है ना डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, अंग्रेजों जैसे एक राजाओं के लिए परेशानी खड़ी हो गई थी जब अंग्रेजों ने ये पॉलिसी शुरू की थी कि जिस किसी राजा का अपना खुद का बेटा नहीं होगा वो तो उस राजा के मरने के बाद उसके बेटे को उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा, और राजा के मरने के बाद पूरी जो साम्राज्य है वो अंग्रेजों के अधीन आ जाएगा। समझ गए? तो ये जो है इसकी वजह से भी राजा परेशान थे। सिपाही अपनी वजह से परेशान है। जो ब्रिटिशर्स की सेना है उसमें ज्यादातर भारतीय लोग ही नौकरी कर रहे हैं। सिपाही अपनी वजह से परेशान है। क्या? एक उनका वेतन में इजाफा नहीं देखने को मिलता है। दूसरा, जो सिपाही हैं वो ऐसा मानते हैं कि समुद्र पार करके अगर लड़ने हम जाएंगे कहीं दूसरी जगह तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये कारण था। ठीक है? किसानों की अपनी समस्याएं थी, किसानों को भी टॉर्चर किया गया, जैसे राजस्व वसूलने की नीति। राजस्व वसूलने की नीति। तो राजस्व के लिए हमने 3 प्रकार के टैक्स लगाने वाली नीति पढ़ी है अंग्रेजों की। एक को कहते हैं महलवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी वाड़ी और स्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, स्थाई बंदोबस्त। ठीक है? ये सब पढ़ा है। तो देखो भैया, राजा भी परेशान, सिपाही भी परेशान, किसान भी परेशान, है ना? और पुरानी परंपराओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे थे, तो वो सामाजिक कारण भी हो गया। जैसे लोग चाहते थे सती प्रथा को बंद न किया जाए, पर ये बंद की कर रहे थे, हालांकि अच्छी बात है वो। ठीक है? विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह, चाइल्ड मैरिज को बैन करना, तो ये सब कारण बने लंबे समय के। ठीक है? हालांकि आपको अच्छे से याद है क्या कि एक युद्ध हुआ था भारत में 1757 में अंग्रेज और बंगाल के नवाब के खिलाफ, तो इसे हम प्लासी का युद्ध कहते हैं। क्या? प्लासी का युद्ध। और अंग्रेज जीत जाते हैं इसमें। बस यहीं से अंग्रेजों का थोड़ा सा कंट्रोल होना शुरू हो जाता है भारत पे। इसी के तुरंत बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, छत्तीसगढ़ में बक्सर का युद्ध होता है। फिर अब इस 1757 के ठीक 100 साल बाद ये क्रांति होती है, 1857 की क्रांति। समझ गए? जो कि प्रॉपर लीडरशिप न होने की वजह से फेल हो जाती है। प्रॉपर लीडरशिप न होने की वजह से क्या होता है? फेल हो जाती है। ठीक है भाई? याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। खूब हो गया इस पे डिस्कशन। दूसरा प्रश्न देखिए। The revolt of 1857 is described as the first war of Indian independence primarily because 1857 के विद्रोह को 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ब्रिटिश संप्रभुता को भारत के बड़े हिस्से में पहली बड़ी सशस्त्र चुनौती थी। इट वॉज द फर्स्ट मेजर आर्म्ड चैलेंज टू ब्रिटिश अथॉरिटी अक्रॉस लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। ब्रिटिशर्स को ये पहली बार भारतीयों के द्वारा कोई इतनी बड़ी चुनौती दी गई थी 1857 की क्रांति में। दूसरा,
इट वॉज लेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडरशिप में चली थी ये ना भैया। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी है, क्रांति हो गई 1857 में ही। ठीक, ये नहीं है। इट वॉज सपोर्टेड बाय मॉडर्न इंडस्ट्रियलिस्ट, आधुनिक उद्योगपतियों के द्वारा इसको सपोर्ट किया गया, गलत। इट सक्सीडेड इन एंडिंग ब्रिटिश रूल। इस 1857 की क्रांति के खत्म होते ही ब्रिटिश का जो रूल है, शासन है, वो खत्म हो गया था देश में, नहीं हुआ था, ये भी गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये। ब्रिटिशर्स को भारतीयों की तरफ से ये पहली इतनी बड़ी चुनौती थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, सॉरी ए। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, Which of the following leaders played a prominent role in the revolt of 1857 in झांसी? झांसी, हम जानते हैं कि 1857 की क्रांति में भारत के अलग अलग क्षेत्रों से लोगों ने नेतृत्व किया, लीडरशिप दिखाई अपनी। उसी में से झांसी से कौन लीडर था, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, नाना साहेब और बहादुर शाह जफर। तो ध्यान रखो, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से हैं, इसलिए इनको झांसी की रानी कहा जाता है। सिंपल सा प्रश्न। झांसी से। कुंवर सिंह बिहार से। नाना साहेब कहां से, बताओ भाई। बहादुर शाह जफर दिल्ली से। बहादुर शाह जफर सेकंड है ये, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, तीसरे का आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है भाई। आगे देखें, अगला प्रश्न है आपके सामने। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज विथड्रॉन बाय गांधी जी मेनली ड्यू टू। भाई गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया, तो पहला है चोरा चोरी की घटना, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन। तो देखो भाई, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया, असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया 1920 से 22। उससे पहले जलियांवाला बाग घटना हो चुकी थी, हो चुका था। रॉलेट एक्ट पास हो गया था, रॉलेट एक्ट पास हो गया था, ठीक। साइमन कमीशन बाद में। अब असहयोग आंदोलन शुरू किया गांधी जी ने तो सिर्फ एक शर्त पर कि हम शांतिपूर्ण तरीके से इसको आंदोलन को करेंगे, यानी कि इस आंदोलन में कोई वायलेंस नहीं होगा, हिंसा नहीं होगी। लेकिन असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ, गांधी जी के साथ जो पूरी टीम थी, लोग थे, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर देते हैं वो, और ब्रिटिश अधिकारी मारे जाते हैं। चोरा चोरी की घटना कहते हैं हम उसको। अब चोरा चोरी की घटना हो गई, इसका मतलब हिंसा हो गई, गांधी जी की टीम की तरफ से हिंसा हो गई। और असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन हिंसा हो गई। तो फिर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, बंद कर दिया। तो चोरा चोरी इंसिडेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न। The civil disobedience movement was launched with which symbolic act? सबने अवज्ञा आंदोलन किस प्रतीकात्मक कार्य के साथ शुरू किया गया था? अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत 1930 में होती है।
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत 1930 में होती है। अब सरकार ने, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने नमक पर टैक्स लगा दिया। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? नमक पर टैक्स लगा दिया। अब नमक पर टैक्स के विरोध में अब जनता कह रही है भाई साहब गुजरात में, यानी कि हमारे यहाँ तो टैक्स वो सॉरी नमक मुफ्त में मिलता है, हम इस नमक को लेने के लिए भी टैक्स देंगे। तो सरकार ने जो नमक पे टैक्स लगाया था ब्रिटिश सरकार ने, तो उसके विरोध में गांधी जी ने दांडी मार्च की, दांडी यात्रा की। इसे नमक सत्याग्रह या सॉल्ट सत्याग्रह भी बोला जाता है। तो दांडी नाम के गांव में पहुंचकर और मुट्ठी में नमक लेकर नमक कानून तोड़ देते हैं, ब्रेक द सॉल्ट लॉ। ठीक। तो इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है 1930 से। समझ गए? याद रखेंगे। 2 साल तक चलता है ये 1932 तक, फिर ब्रेक लगता है इस पे, फिर 32 में रीस्टार्ट होता है ये। क्यों? क्योंकि ये यही वो समय है जब लंदन में गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे। गोलमेज सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहे थे। और यही वो समय है जब गांधी जी का लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौता होता है। लॉर्ड इरविन पैक्ट कहा जाता है, जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। तो लॉर्ड इरविन और गांधी इरविन समझौता के आधार पर गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस लेते हैं और लंदन में जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो उन्हें अपने फायदे का कुछ लगता नहीं है, इसलिए इंडिया वापस आके दोबारा रीस्टार्ट कर देते हैं आंदोलन को, जिसे वो बंद करके गए थे। समझ गए? तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सेकंड में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, इसे याद रखेंगे आप। ठीक है, आगे बात करते हैं। Which movement first introduced the concept of सत्याग्रह in India on a mass scale? भारत में सत्याग्रह की अवधारणा को सबसे पहले किस आंदोलन में बड़े पैमाने पर लागू किया गया था? सत्याग्रह। तो भाई सत्याग्रह की शुरुआत तो 1917 में हो जाती है। ठीक है, तो सत्याग्रह की शुरुआत पहली बार चंपारण में सत्याग्रह से होती है। चंपारण सत्याग्रह करते हैं गांधी जी, और साउथ अफ्रीका से लौटे ही थे 1915 में। उसके बाद जो है ये करते हैं चंपारण सत्याग्रह। तो ये पहली बार शुरुआत थी गांधी जी के द्वारा किसी सत्याग्रह की। ठीक। बाकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमें पता ही है 1920 से 22। क्विट इंडिया मूवमेंट हमें पता है 1942। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत स्वदेशी में यही है। तो जो खिलाफत आंदोलन हुआ था उसी टाइम पे स्वदेशी आंदोलन में ये था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे, उसको प्रमोट करेंगे। इसी के चलते काशी विद्यापीठ की स्थापना होती है भारत में। काशी विद्यापीठ कॉलेज एजुकेशन के लिए, और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, जो बाद में फिर दिल्ली आ जाती है, दिल्ली ट्रांसफर हो जाती है वो, आज जो जामिया मिलिया इस्लामिया है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब स्वदेशी का विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, यानी कि उनके स्कूल में पढ़ने भी नहीं जाएंगे हम, तो स्कूल तो खोलने पड़ेगा ना अपने लिए। अगला, क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 इज ऑल्सो नोन एज। क्विट इंडिया मूवमेंट को और किस नाम से जानते हैं? तो अगस्त में हुआ था ये 1942 में, इसलिए अगस्त क्रांति हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। फिर देखो आप, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच प्लान?
भारत में संविधान सभा बनी, भारत में संविधान सभा बनी, भारत में संविधान सभा बनती है और इसकी प्रथम बैठक कब होती है? इसकी प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946। प्रथम बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। और ये संविधान सभा भारत में बनी है इस कमीशन की सिफारिश पर। तो इसके लिए कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, इसके आधार पर बनती है भारत में संविधान सभा। यही संविधान सभा, तो फिलहाल तो आंसर देख लीजिए, ये हो जाएगा। फिलहाल ये जो संविधान सभा है वो उसका मुख्य उद्देश्य था संविधान बनाना, भारत के लिए संविधान बनाना, प्लस दूसरा उद्देश्य था संसद के बनने तक संविधान सभा ही कानून बनाने का काम करेगी, संविधान सभा ही कानून बनाने का काम करेगी। ठीक है दोस्त, चलो ये याद रखेंगे आप। 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ ये सफर संविधान सभा का एंड हो जाता है 26 नवंबर 1949 को, जब संविधान बनकर तैयार हो जाता है। और इस दिन हमने एडॉप्ट कर लिया संविधान। इसे 26 नवंबर को हर साल हम संविधान दिवस मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे, इसी उपलक्ष्य में। और इसी संविधान को लागू कर देते हैं हम 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी को हर साल हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे। क्लियर है भाई? इतना आई होप क्लियर है। आगे चलें। अगला प्रश्न देखो, Who moved the objective resolution in the Constituent Assembly? संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव कौन लेकर आया था? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो देखो सर, संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य का प्रस्ताव कौन लेकर आया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। यही बाद में जाके प्रीएम्बल बनता है, यही बाद में जाके क्या बनता है? प्रीएम्बल, यानी कि प्रस्तावना बन जाता है, जो हमारा संविधान का फर्स्ट पेज है। ठीक है, आपकी जो बी आर अम्बेडकर हैं, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होते हैं संविधान सभा में, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इन्हें हम जो 500 से अधिक रियासतें थीं उनको एकीकरण के लिए जाना जाता है, भारत में मिलाने के लिए। राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं, ये संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष, बाद में जाके राष्ट्रपति भी बनते हैं देश। ठीक है, याद रहेगा ये? हाँ जी, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। ये तो मैंने अभी बता दिया आपको। The drafting committee of the Constituent Assembly was chaired by, संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फंडामेंटल राइट्स को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बोला है, सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स को। खासकर इनका फोकस है आर्टिकल 32 पर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। समझ गए? ठीक है, याद रखेंगे इतना। क्लियर है भाई?
बता दो एक बार। चलो, तो ये हमने डिस्कस किए आज के क्वेश्चन। हम फिर मिलेंगे कल के सेशन में और फिर हम इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक कोई भी डाउट है आपका, कमेंट करते रहिए आप। और डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर, मोबाइल नंबर। तो आप कोई भी डाउट है तो कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। और आप चाहते हैं कोई आपका डाउट है और वो क्लियर हो जाए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिए, कमेंट करके छोड़ दीजिए और आने वाले सेशन में उसको इंक्लूड कर लिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।